एक सही को पहला इटली रे उदीने आंगणे संचानन हुई एक नानी नाजुक मोमबत्ती ज्ञान री। इटली री आ जोत जगमगी राजस्थान रे कूकू बरणे रूपाळे सोनल आंगणे शोधन खातर भाषा संस्कृति और पुरातत्व। 5 बरस गांव गांव धोरा धोरा धर मजल्या धर कूचा धर मजल्या धर कूचा प्रक्रमा करती करती आ साचरी जोत भूखी तिरसी बीमार पी सुकराती जैर सूगी जय जंगल दर बादशारे धरती ने तकियो बनार निसंग निश्चय धोरारो धणी तैसी टोरी धोरारो धणी तैसी टोरी। अभिलेखों, लेखों, चित्रों, भित्ति चित्रों, मूर्तियों, प्रस्तर खंडों, किलों, गढ़ों, महलों, और घुमक्कर टीलों में घूमते, विचरते, विचार करते, अध्ययन करते यायावर की कहानी है डॉक्टर लुई पियो टेसिटोरी। ये वो कहानी है जो इटली के उदेन शहर से चलकर राजस्थान के बीकानेर तक पहुंची और एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई। ये 19वीं शताब्दी का शुरुआती दौर था। इटली में उस वक्त राजसी सत्ता थी। तब हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था और थे राजे, रजवाड़े, रियासत और राजसी सियासत। उसी रियासती दुनिया का एक चमकदार पन्ना था बीकानेर। राव बीका ने बसाया था बीकानेर। रेत में चमकती सीपी की तरह था बीकानेर। बीकानेर पर उस समय राजा गंगा सिंह का राज था। तब यहाँ रेत के टीलों में गूंजती थी केसरिया रंगों की गाथा। कला और संस्कृति की नगरी था बीकानेर, जिसकी चमक में खिंचा चला आया एक इतालवी स्कॉलर लुई पियो टेसिटोरी। टेसिटोरी को अपने दरबार में लाए थे गंगा सिंह। बीकानेर टेसिटोरी की अंतिम शरण स्थली था, जबकि यही बीकानेर उनकी तपोभूमि भी रहा, जहां उन्होंने राजस्थान के साहित्य, पुरातत्व, कला, संस्कृति और भाषा का अध्ययन किया, शोध किया। 13 दिसंबर 1879 को उज्जैन में जन्म हुआ था टेसिटोरी का। बचपन में वे भारत और राजस्थान की भूमि के लिए सपनों में डूबे रहते थे। इसलिए उनके मित्र उन्हें भारतीय लुई कहकर के पुकारते थे। वे बचपन में नामालूम किन संस्कारों के तहत राजस्थान की भूमि से जुड़े हुए थे। उन्हें स्वप्न ही राजस्थान के आते थे। उन्होंने कभी राजस्थान को देखा नहीं था, पर न जाने किन संस्कारों के अधीन वे इस भूमि के प्रति आकृष्ट थे। 1911 में उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और मिलिट्री में जाने के बाद उनको लगा कि नहीं, ये उनके रुचि का क्षेत्र नहीं है। दरअसल टेसिटोरी की कहानी सैनिक परिवार में जन्मे एक शोधार्थी की कहानी है। सैनिक बनना उन्हें रास नहीं आया, बल्कि भाषाओं के जादू ने उन्हें सम्मोहित किया। अपनी इटालियन भाषा तो वो जानते ही थे, लेकिन 21 वर्ष की उम्र में
इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए अंग्रेजी में की। तुलसी का रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने पेश किया, इटली भाषा में लिखा और पीएचडी इस पर ली उन्होंने 1910 में पेवोलोनी के निर्देशन में। और इतनी कम उम्र में पीएचडी करने वाला व्यक्ति, और ख़ास तौर से तुलसी जैसे महाकवि के ऊपर, और फिर वो भी संस्कृत के रामायण पर, संस्कृत के वाल्मीकि की रामायण के साथ तुलनात्मक अध्ययन एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। भारत में तो इस प्रकार का उस समय तक कार्य हुआ भी नहीं था। डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राम पर थीसिस की थी। उसके साथ एक बड़ी अजीब सी एक घटना घटती हुई नजर आती है कि उस आदमी ने अपने थीसिस करते वक्त भारत की 500 पांडुलिपियां विभिन्न भाषाओं की बिना किसी मार्गदर्शक के, बिना किसी शिक्षक के उन्होंने अध्ययन कर लिया था। इसको देखकर आश्चर्य होता है कि एक भी भाषा को सीखने में इतना समय लगता है, और डॉक्टर टेसीटोरी ने इतने 500 ग्रंथों का उन्होंने कैसे अध्ययन बिना किसी शिक्षक के किया होगा। यह भी उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति, राजस्थान के प्रति उनका संकल्प और समर्पण भाव को प्रस्तुत करता है। भारत के प्रति उनके मन में कुछ खास स्नेह, कुछ विशेष आकर्षण था। इस बीच में उनको पता लगा कि भारत के अंदर जैन धर्म पर बहुत काम हो रहा है, प्राकृत और अपभ्रंश पर बहुत काम हो रहा है, और उनकी रुचि शुरू से ही कुछ भारत की प्राचीन भाषाओं को जानने की, सीखने की थी। खास तौर से राजस्थानी के प्रति उनका कुछ अतिरिक्त मोह था, और राजस्थानी के लिए विजय धर्म सूरी जी यहाँ रहते थे, और उनसे उन्होंने पत्राचार शुरू किया और उनसे कुछ पुस्तकें मंगवाई, राजस्थानी की, गुजराती की, प्राकृत की। और जब वे पुस्तकें उनके पास आ गई तो उन्होंने उनको पढ़ने के बाद उनका कुछ अनुवाद भी करना शुरू कर दिया। टेसीटोरी ने जैन आचार्य विजय धर्म सूर्य को अपना गुरु बनाया और उनके मार्गदर्शन में प्राचीन लिपियों के अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया। जैन धर्म का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ने लगा। आचार्य के साथ निरंतर पत्राचार चलता। वो उनसे समय समय पर सलाह मांगते, मार्गदर्शन मांगते। उन्होंने जो बहुत सुंदर उनके अपना हस्तलेख था, उसमें उन्होंने उनको पत्र लिखा। शुरू में अंग्रेजी में लिखे वो सारे पत्र, बाद में उन्होंने कोशिश करके वे पत्र हिंदी में लिखे। हालांकि वो अंत में हस्ताक्षर एल.पी. टेसीटोरी अंग्रेजी में ही करते थे, लेकिन पत्र उनके हिंदी में बहुत सुंदर लेख में लिखे रहते थे। और इस प्रकार उन्होंने राजस्थानी, प्राकृत, गुजराती वगैरह के बारे में जानना शुरू किया। वो लैटिन, ग्रीक, इटालियन, अंग्रेजी, जर्मन, संस्कृत आदि भाषाओं के विद्वान तो थे ही, साथ ही राजस्थानी, मारवाड़ी, हिंदी, उर्दू, ब्रज, बंगाली भाषाओं का अध्ययन उन्होंने अच्छा खासा कर लिया था और उसका ज्ञान भी अर्जित कर चुके थे। टेसीटोरी की ख्याति दिन ब दिन फैलने लगी। उनकी विद्वता के चर्चे होने लगे। अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान माने जाने लगे। उन्होंने गुरुदेव मान लिया था जिनको, सूरी जी को। उनको लिखा कि मुझे आप किसी तरीके से भारत बुलवाइए, मैं भारत आना चाहता हूँ और भारत की संस्कृति से प्रेम करना चाहता हूँ। मुझे इटली भाषा से जितना अनुराग है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे राजस्थानी भाषा से अनुराग है, और आप अगर मुझे वहाँ बुला लेंगे तो मैं इसका शोध और अध्ययन कर पाऊँगा। उन्होंने डॉक्टर ग्रियर्सन से बात की। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने उनसे बात करने के बाद उनको एशियाटिक सोसाइटी जो कोलकाता में है,
वहाँ उन्होंने काम करने के लिए बुलाया और वे इस प्रकार 14 अप्रैल 1914 को वहाँ से जहाज़ द्वारा, पानी के जहाज़ द्वारा वे भारत आ गए। ये टेसीटोरी के लिए भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातात्विक शोध की नई दुनिया में मिला निमंत्रण था। अप्रैल 1914 को टेसीटोरी ने मुंबई पहुंचकर भारत की धरती को छुआ और वहां से कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता उस समय ब्रिटानी साम्राज्य का केंद्र था। वहीं उसकी बंगाली संस्कृति की गूंज अपने विशिष्ट रंगों में सुनाई दे रही थी। टेसीटोरी का मन एशियाटिक सोसाइटी के विशाल ज्ञान संपदा के बीच अध्ययन में जम तो रहा था, पर रमना चाहता था वो, उड़ना चाहता था वो राजस्थान की केसरिया दुनिया में, वो जगह जो उन्हें पुकार रही थी। उनको ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी जो यहाँ है वो वीरानगी में गुजर रही है। हालांकि वो ये भी जानते थे कि मैं वहाँ रेगिस्तान में जाऊँगा और रेगिस्तान में जाकर जहाँ पानी का इतना अभाव है वहाँ पता नहीं कैसा जीवन होगा। इतना होते हुए भी उन्होंने ये सोचा कि वहाँ जाकर वहाँ के राजस्थानी के लोकगीतों में मैं अपने आप को देखने की कोशिश करूँगा। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने उन्हें अपने राज्य में साहित्य और पुरातत्व के शोध के लिए आमंत्रित किया और उन्हें संरक्षण प्रदान किया। बीकानेर अपनी कला और संस्कृति के जादू के साथ उनके मन में छा गया। बीकानेर के राजा गंगा सिंह जी एक बहुत ही हंस गुणों का रखने वाले थे। वो मोतियों को चुनते थे। वो जितने भी अधिकारी और जितने भी बड़े बड़े लोगों को लाए थे वे तमाम मोतियों की तरह, हीरों की तरह थे। उन्हीं में से एक जगमगाता हुआ हीरा था डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी। डॉक्टर टेसीटोरी ने ये तय किया था कि मैं राजस्थान की भूमि में जो भी साहित्य छिपा हुआ है, जो भी भाषा का ज्ञान छिपा हुआ है, मैं उसको उजागर करूँगा। तो उनको रहने के लिए यहाँ 8 नंबर का बंगला है जिसको कोठी कहा करते थे, उसमें वो रहा करते थे और वहाँ वो रात को 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक निरंतर काम करते रहते थे। अपने हाथ से वो सारी बातें लिखा करते थे और राजस्थानी भी लिखा करते थे। बीकानेर की धरती में टेसीटोरी छा गए, यहाँ रम गए, उसके बहुविध खोज में रम गए। हस्तलिखित ग्रंथों का अध्ययन, उनकी खोज, इतिहास और पुरातात्विक महत्व की चीजों की खोज और अध्ययन, संस्कृति की गहराइयों को जानना उनका लक्ष्य था। राजस्थानी भाषा के प्रति उनका प्रेम बढ़ता ही गया। शुद्ध मारवाड़ी बातचीत, घंटों यहाँ के लोक गीतों में रमना और आत्मविभोर होना उनकी दिनचर्या थी। उनका मन तो केवल इतिहास में ही नहीं था, बहुत सी चीज़ों में था। वो लोक संस्कृति को भी जानना चाहते थे, लोक गीतों को भी जानना चाहते थे। काली कलायन उमटी रे, इस प्रकार के लोकगीत जो राजस्थान की धरती में गूंजा करते थे वो उनके दिल के तारों को भी झंकृत करने लगे। उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई मुगल उनका इंतज़ार कर रही है। हालांकि वो ये भी जानते थे कि मैं वहाँ रेगिस्तान में जाऊँगा और रेगिस्तान में जाकर जहाँ पानी का इतना अभाव है वहाँ पता नहीं कैसा जीवन होगा। इतना होते हुए भी उन्होंने ये सोचा कि वहाँ जाकर वहाँ के राजस्थानी के लोक गीतों में मैं अपने आप को देखने की कोशिश करूँगा। राजस्थान, वहाँ के लोकगीत, लोकमानस, लोक रंगों में गहरे अर्थों को ढूंढने, उन्हें समझने
और राजस्थानी भाषा के गहन अध्ययन का काम अब टेसीतोरी दिन रात करने में जुटे रहते। राजस्थानी से उन्हें बेहद प्यार था। राजस्थानी जैसे उनके प्राणों की जोत थी, उनके जीवन का उद्देश्य था। उन्होंने जैसे संकल्प लिया था कि मैं राजस्थान की संस्कृति और राजस्थानी भाषा को निश्चित रूप से गंगा की तरह प्रवाहित करके आने वाले युगों के लिए मैं उसे अमर बना जाऊंगा, और उस अमर साधक ने किया भी ऐसा ही। राजस्थानी भाषा के मर्म, उद्भव और विकास को समझना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जो लेख लिखे, उन लेखों के अंतर्गत उन्होंने पहली बार सिद्ध किया, और आज के विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि 16वीं शताब्दी तक राजस्थानी और गुजराती भाषा एक ही थी। बाद में ये भाषाएं अलग अलग हो गई। राजस्थानी पर आज भी गुजराती का और गुजराती पर आज भी राजस्थानी का प्रभाव है। ये एलपी टेसीटोरी ने पहली बार सिद्ध किया, और इस इतिहास को लोगों ने स्वीकार भी किया। इसी प्रकार उन्होंने ओल्ड राजस्थानी एंड ओल्ड गुजराती जो पुस्तक लिखी, उसके अंतर्गत उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से कुछ ऐसी नई बातें हमारे सामने रखी, जिन बातों को देखकर लोगों को पता चला कि मध्यकालीन जो भाषाएं थी वो किस प्रकार आधुनिक भाषाओं में धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई। ये इतिहासकारों के लिए, खास तौर से जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उनके लिए बेहद काम की चीज है। भाषा के मर्म को समझने के लिए टेसीतोरी का शोध कार्य गति पकड़ने लगा। पुरानी मारवाड़ी को गुजराती से अलग करके उन्होंने उसे राजस्थानी नाम से संबोधित किया और उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व तैयार किया, और उसके बाद आज वही राजस्थानी कहला रही है। तो राजस्थानी भाषा को नाम अगर किसी ने दिया तो वो डॉक्टर टेसीटोरी ने ही दिया। वे यहाँ राजस्थानी में बोलते थे, राजस्थानी में लिखते थे, राजस्थानी में संपादन करते थे। उनका लगभग हर काम राजस्थानी में होता था। टेसीतोरी ने राजस्थानी भाषा साहित्य की करीब 500 पांडुलिपियां तैयार की, उनका संपादन किया और उन्हें एशियाटिक सोसाइटी में भेज दिया। वे कुशल संपादक थे, वे बहुत सिद्ध संग्राहक थे। डॉक्टर टेसीटोरी बहुत अच्छे समीक्षक थे, बहुत अच्छे आलोचक थे, और उनकी अगर प्रतिभा की तरफ देखा जाए तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। राजस्थान के साहित्य के तमाम रहस्य अब खुलने लगे थे, वो प्रकाशित होने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो राजस्थानी साहित्य का उद्धार करके रख देगा, और इस प्रकार उन्होंने जो वीर सूजों का जो ग्रंथ किया, उन्होंने कई इस प्रकार के ग्रंथ रखे जो दुर्लभ ग्रंथ थे, और उन दुर्लभ ग्रंथों का महेश दासोद की वचनिका का उन्होंने संपादन किया। राजस्थानी के उन ग्रंथों को उन्होंने उठाया जिन ग्रंथों के बारे में लोग या तो जानते नहीं थे, और या जानते थे तो उनको कोई महत्व नहीं देते थे। इन्होंने उनका महत्व प्रतिपादित किया, और राजस्थानी साहित्य के अंदर आज वो अनमोल रत्न कहे जाते हैं। डॉक्टर लुई पियो टेसीटोरी के सतत अध्ययन ने राजस्थानी भाषा के व्याकरण की बारीकियों को एक नया आयाम देना शुरू किया। उसके रहस्यों को एक नया रूप मिलना शुरू हुआ। भाषा के रंगों को, उनकी नई गति को उन्होंने प्रतिपादित किया। उन्होंने जो है संबंध कारक और संप्रदान कारक, जो व्याकरण के कारक होते हैं, उन कारक चिन्हों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण आलेख लिखे, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता में प्रकाशित हुए। उस वक्त 1914 से लेकर 1918 तक सिर्फ 4 साल उनको जिंदगी के मिले, जिसमें उन्होंने इतना जबरदस्त काम कर लिया। एक तरह से उन्होंने लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उस राजस्थानी साहित्य के विपुल कांतार में उन्होंने सर्वप्रथम पगडंडियों का निर्माण किया। एक अद्भुत काव्य उन्होंने देखा, समझा और उसका अध्ययन किया, और उसके तमाम अर्थों को सामने रखा। उन्होंने
कुछ ऐसे राजस्थानी के अमोल ग्रंथ हमारे सामने रखे और उनका संपादन पहली बार किया। एल.पी. तहसीलदारी से पहले उनका संपादन नहीं हुआ था। और जब वेली कृष्ण रुक्मणी जो बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर द्वारा लिखी हुई है, श्री राठौर ने अकबर के दरबार में रहते हुए महाराणा प्रताप को पत्र भी लिखा था और उन सारे संदर्भों को लेते हुए तहसीलदारी ने जब वेली कृष्ण रुक्मणी का संपादन किया तो उन्होंने इसको पंचम वेद बताया। टिंगल और पिंगल का ये अद्भुत काव्य था जिसका विस्तार अब सबके सामने आने लगा। वेली शब्द के कई अर्थ लिए जाते हैं। एक अर्थ इसका बेल से भी लिया जाता है, एक जोड़ी से भी लिया जाता है। और इस कविता में ये परंपरागत जो भारतीय पुरा काव्य है रुक्मणी के हरण का, उस पर आधारित है। सारे भारतीय वाङ्मय में इस रुक्मणी हरण के आख्यान पर कविताएं मिलती हैं, लेकिन डिंगल भाषा में यह जो प्रयोग इन्होंने किया है उसके बारे में स्वयं उन्होंने दावा किया है कि इसमें भाषा की सघनता का यह रूप है कि डिंगल के भी जो दो प्राचीन रूप है, एक डिंगल और एक पिंगल, और संस्कृत से भी सभी भाषाएं जैसे आदि स्रोत संस्कृत है, तो उन्होंने यह तक एक छंद में दावा किया है कि इस कृति को कोई चाहे तो संस्कृत में पढ़े, कोई चाहे तो पिंगल में पढ़े, कोई चाहे तो डिंगल में पढ़े। और इतनी लपेट वाला, इतना जटिल जो ये काव्य है, और इसमें इसका नाम वेली कृष्ण रुक्मिणी इसीलिए रखा है कि कृष्ण और रुक्मिणी का जो दाम्पत्य है उसको आख्यान के रूप में, तो इसमें हमारे काव्य शास्त्र के जो सभी रस हैं उनका निरूपण हुआ है। और अभी तक विद्वानों में इस बात को लेकर बहुत विवाद है और कोई मतैक्य आज भी नहीं है कि वेली प्रमुखतः श्रृंगार रस की रचना है या भक्ति काव्य है। यह बहस आज भी जारी है, लेकिन इस सारी बहस से ऊपर उठ के एक काव्य कृति के रूप में उसको समझकर उसकी अंग्रेजी में टीका लिखकर उसका संपादन करके उन्होंने जो कार्य किया और बाद में जो वेली का यश फैला वो अपूर्व है। और किसी भी भारतीय भाषा को और उसके किसी भी काव्य रूप को आगे लाने में किसी विदेशी विद्वान के योगदान का शायद ये अत्यंत विरल उदाहरण है, और इसके लिए पूरे भारतीय समाज को उनका ऋणी होना चाहिए। वेली के असाधारण काव्य सौष्ठव को उन्होंने सबके सामने रखा, जिसकी कांति ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी के बारे में कहा कि इसके अंदर जो कांति है वो आगरा के ताजमहल के समान है, और लोगों को लगा कि सचमुच हम यहाँ राजस्थान की धरती पर रहते हुए भी उन चीजों की पहचान नहीं कर पाए जो विदेश से आने वाला व्यक्ति, जो केवल उस वक्त 27-28 साल का था, उस व्यक्ति ने इसकी पहचान कर ली है। भाषा और साहित्य का अध्ययन, शोध, चिंतन और उस पर शोध लेखन का कार्य एक तरफ चलता रहा। वहीं ऐसा लग रहा था जैसे लुई पियो टेसिटोरी राजस्थान की सांस्कृतिक, कलात्मक और पुरातात्विक विरासत के सारे सूत्र खोजना चाहते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में पुरातात्विक शोध के क्षेत्र में टेसिटोरी की जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उन दिनों में वैज्ञानिक रूप से पुरातात्विक शोध का कोई कार्य नहीं हुआ था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो शोध हुआ, जो खोज कार्य हुआ, उत्खनन का कार्य हुआ, वो भी वर्षों बाद में हुआ था। 1916 और 17 में जो महत्वपूर्ण कार्य टेसिटोरी ने किया उसके सराहना आज तक लोग करते रहे हैं। उनके हिसाब से हमारी ये जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पुरानी है, और विशेष करके कुषाण काल और उत्तर कुषाण काल और गुप्त काल, उनके जो कलात्मक वैभव है उसका प्रदर्शन हमारे यहाँ पर उस समय मिलता है। टेसिटोरी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो 3 प्रकार का था। एक तो प्रस्तर फलकों का कार्य, एक मरण मूर्तियों का कार्य, और एक शिलाखंडों से अभिलेख आदि का तैयार करने का काम। मीलों तपती रेत में सफर, कई दिनों तक भटकना, खोजना, ढूंढना और फिर जानना उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने यहाँ के पीलीबंगा, कालीबंगा और पल्लू क्षेत्र में जाकर, जो बड़ा रिमोट एरिया था, धोरे थे, ऊंट पे सवारी करते थे, कुछ लोगों का स्टाफ उनके साथ होता था, भूख प्यास से संघर्ष करते हुए
डॉक्टर टेसीटोरी रात दिन मेहनत करके पुरातत्व की बहुत संपदा को, बहुत वैभव को उन्होंने इकट्ठा किया और जिससे आज बीकानेर का म्यूजियम बड़ा ही सुशोभित हो रहा है। टेसीटोरी ने देखा कि बीकानेर की रियासत में पुरातात्विक सामग्री की एक अद्भुत समृद्ध दुनिया है। वो इसकी खोज में जुट गए। टेसीटोरी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो 3 प्रकार का था। एक तो प्रस्तर फलकों का कार्य, एक मरण मूर्तियों का कार्य और एक शिलाखंडों से अभिलेख आदि का तैयार करने का काम। तो उन्होंने जो कार्य किया उसमें सबसे पहले पीर सुल्तान की थेड़ी में एक विष्णु खंड मिलता है। उस विष्णु खंड में उन्होंने जो बात बताई उसमें विष्णु का वही रूप है, चक्रधारी विष्णु है और उसका उन्होंने वो किया। लेकिन ज्यादातर काम रंग महल में हुआ। ये वो दौर था जब पुरातात्विक खोज का काम न तो आसान था और न ही किसी वैज्ञानिक रूप से हुआ था। वर्ण मूर्तियों की खोज के काम में टेसीटोरी का बहुत बड़ा योगदान था। भाषा, बोली, लिखे हुए शब्द, लिपियों, ग्रंथों में बसा राजस्थान, वहाँ की संस्कृति और साहित्य, इन सब की खोज की अनोखी खोज के साधक बन गए डॉक्टर लुई पियो टेसीटोरी। रेत की दुनिया में रखे रहस्यों को खोजा, पत्थरों में अंकित इतिहास को ढूंढा, शिलालेखों, अभिलेखों की खोज की टेसीटोरी ने। शोध की ये रोशनी 32 साल की उम्र में बीकानेर में अमर हो गई। आज राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में टेसीटोरी के कार्यों का अध्ययन होता है। बीकानेर में आज भी राजस्थानी भाषा और संस्कृति के साधक टेसीटोरी की स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए हैं। उनकी वर्षगांठ और पुण्यतिथि पर उनकी कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। रेतीली जमीन पर भारतीय ज्ञान और संस्कृति के साधक टेसीटोरी के पद चिन्हों पर चलती भविष्य की पीढ़ियां उन्हें कभी भुला नहीं पाएंगी।